नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई परसेंटेज का फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके पहली, दूसरी, तीसरी यानी 3 से 4 क्लासेस हम लोग परसेंटेज के बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन आप लोग कंफर्म है मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वनडे की बात कर रहे हैं। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग देखो एक क्वेश्चन आया था ना, एक व्यक्ति अपनी इनकम का अलग अलग पार्ट में एक्सपेंड करता है, वैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चाहे आप लोग बैंक ले लो या एसएससी ले लो, यूपीएसआई ले लो या यूपी ट्रिपल एससी ले लो, सभी एग्जाम की अगर बात करोगे तो परसेंटेज का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक को रिलेट भी करता है, यानी मैक्सिमम चैप्टर्स को भी आपस में रिलेट करेगा। सो आज हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रिवीजन कर रहे हैं किसका, परसेंटेज का। जो ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं वैसे क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। वाह, दिस देखते ही हमें लगता है ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व करा चुके होंगे। दिस आप लोग बताओगे ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में भी आते डायरेक्टली। देखो ये सिंप्लीफिकेशन वाले ही नहीं, हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जैसे टू सिंप्लीफिकेशन के हैं, कंपैरिजन परसेंटेज वाले हैं, इंक्रीज डिक्रीज वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सो चलिए देखिए, ध्यान से सॉल्व करिएगा। 133.33% ऑफ 6930, ओके, 37.5% ऑफ 6472 क्या होगा भाई? आप कहोगे सर 133.33%। बताया होगा आप लोगों को कि जब भी कोई परसेंटेज 100 समथिंग हो, 200 समथिंग हो, तो 100 या 200 में ब्रेक कर दो। मींस जैसे 133.33% है, आप लोग बिल्कुल इसको क्या कह सकते हो भाई, इसको कह सकते हो कि 100% प्लस 33.33%। अच्छा, इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमें जो है कंफर्म है भाई 100% की वैल्यू 1 हुआ, 33.33 की वैल्यू 1/3 है, यानी इसकी वैल्यू 4/3 हमें डायरेक्ट पता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो जब भी 100 प्लस समथिंग या 200 समथिंग हो तो 100 प्लस जो वैल्यू दिया होगा, अगर उसकी वैल्यू पता होगा तो ओरली माइंड में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करेंगे भाई? अगर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑफ का मतलब इनटू, तो इससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा, एक पहले सॉल्व करने से पहले एक और वैल्यू आप लोग बताओ, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 212.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी? तो कुछ लोग कहेंगे सर 212.5, तो 200% प्लस 12.5%। तो इसको ब्रेक किस में करोगे? 200% और प्लस 12.5%। सर 200% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? 200/100 यानी 2 होती है। 12.5 की वैल्यू सबको पता है 1/8 होती है। तो 8 दूनी 16 और 1 17/8 इसकी वैल्यू माइंड में ओरली बता सकते हो। क्लियर क्या कह रहे हैं? वेरी गुड। तो फिलहाल हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ये 100% की वैल्यू 1 और 33 होल 1/3 की वैल्यू 1/3, 4/3, यानी ऑफ का मतलब इनटू। आप लोग क्या करोगे, इसके जगह पर 4/3 इंटू 6930 यानी 3 से डिवाइड करके और 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 1 जा 4, 3 जा 12 और 1 9 प्लस 37.5%। आप लोग बताओ, जिसके लास्ट में 0.5 होगा, आप लोग क्या बताया था याद करिए कि मे बी ये 12.5 का मल्टीपल हो सकता है। 12.5% का 3 गुना, तो 12.5% की वैल्यू 1/8 का 3 गुना 3/8 इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, जिनको कन्वर्ट करने में डाउट हो रहा है वो लोग ऐसे करेंगे भाई, मान नहीं कंफ्यूजन है तो ये तो कर सकते हो ना। 37.5 का मतलब परसेंटेज का मतलब 1/100, पॉइंट हटाओगे 0, इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/8 ही तो आएगी। ऐसे करो भाई, ठीक है। और जिसको याद होगा 12.5% का 3 गुना, तो वो लोग बिल्कुल आसानी से ओरली करेंगे। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 8 24, 3 9 27। अब इसी को तो ऐड करना है, ऐड कर दो भाई। लास्ट में 7 डेफिनेट होगा और 4 to 6 डेफिनेट होगा, 4 to 6 डेफिनेट होगा, 9 to 11 डेफिनेट होगा। 11167 इज द करेक्ट आंसर। 11167, 11167 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा भाई, हमें पता है आप लोग समझदार हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और ये रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ, मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ नहीं, रिवीजन कर रहे हैं कि एक आप लोग क्लू बता रहे हैं कि परसेंटेज हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं। देखो 112.5% ऑफ दिस
तुरंत माइंड में क्या करोगे भाई, 112.5% का मतलब हुआ कि 100% प्लस 12.5% ब्रेक करोगे तो 100% की वैल्यू सबको क्लियर होगा कि 1 होगा और 12.5% की वैल्यू 1/8, तो 9/8 बन जाए 8 + 1 9/8, यानी ऑफ का मतलब इंटू, इसके जगह पर 9/8 कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 112.5 को 112.5/100 करो, कट करो, कितना टाइम टेकन होगा, अगर ये नहीं पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को टफ बना दोगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, हमें कुछ चीजें अपने आप याद रखनी है जिससे क्वेश्चन आसान बन जाए। जैसे 100% और 12.5 में ब्रेक करोगे, 100 की वैल्यू 1 हुआ, दिस आंसर हुआ। ओके, 8 चौक 32 हुआ, 8 छक 48 हुआ, 9 से तो 9 छक 54 और 9 चौक 36 हुआ, यानी इसका आंसर ये हो गया। प्लस 16.67, आपने बताया था भाई 16 होल 2/3 को 16.67 भी लिखते हैं या 16.66 भी लिखते हैं, पॉइंट के 2 प्लेस तक वैल्यू सही मानी जाती है। इनकी वैल्यू डायरेक्टली आप लोग कंफर्म 1/6, और जिनको नहीं कंफर्म है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर यहाँ 6 कम 6 0 और 6 8 48, 6 3 18, जोड़ दो भाई कितना हुआ, यहाँ 4 3 7, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे 8 5 13 के 3, कैरी यहाँ 1 हुआ, 7 बिल्कुल सही है, 3 1 4, यानी 4737 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं, में पता है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैसे वैल्यू निकालोगे, ये हमने डिस्कस किया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखो, सब कुछ आप लोगों को डिस्कस किए थे, कंपैरिजन, परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज। अब हम उसी सीक्वेंस में सारा एक बार रिवीजन कराएंगे, एक एक क्वेश्चंस। उसके बाद जो हम यहां लिख रहे हैं कि भाई बोनस क्या होता है, और ये आप लोगों को नहीं डिस्कस किया, वो डिस्कस करेंगे। बोनस क्या होता है, कमीशन क्या होता है, टोटल सेल्स कैसे रिलेट करेंगे, वो करेंगे। फिलहाल पहले हम रिकॉल करा रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, वेरी गुड, कुल पुरुषों और महिलाओं का रेशियो इतना है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो, एंड 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन, कुल जनसंख्या का 25% बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यानी बच्चों की संख्या परसेंट और महिलाओं के कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। याद करिए हमने कहा था भाई कंपैरिजन परसेंटेज में अगर डायरेक्ट डेटा रेशियो में या परसेंटेज में या वैल्यू में किसी भी फॉर्म में होगा तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, यानी उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो हम कहें कि ए और बी की इनकम का रेशियो, ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए और बी का इनकम का रेशियो 2:3 है। आप लोग कहा जाए बताइए इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी, यानी 2-3 का कितना परसेंट है, बता सकते हो? यस, यानी इनकम का रेशियो कंफर्म है, तो वैल्यू का रेशियो के फॉर्म में होगा, यू कैन कंपैरिजन दिस वैल्यू। अदरवाइज अगर ये परसेंटेज के भी फॉर्म में होगा तो भी कर सकते हो। जैसे ध्यान से पढ़िए, पढ़ लिए ना, चलो देखो आप लोग अगर ये मान लो, पहले पॉपुलेशन भूल जाओ, एक टाउन में कुल जो जनसंख्या उसको 3 वेरिएशन में डिवाइड किया गया, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। करा टोटल पॉपुलेशन का 25% भैया बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। आप लोग बताओगे टोटल पॉपुलेशन का 25% चिल्ड्रन होंगे, ये क्लियर है। इसका मतलब जो 75% बचे होंगे मेल और फीमेल टुगेदर होंगे, ये तो क्लियर है, ये तो कंफर्म है भाई। अगर हम 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25% बच्चे हैं यानी रिमेनिंग मेन और वोमेन है, तो 75% मेन और वोमेन है। हाँ, मेन और वोमेन का रेशियो दिया 13 और 12 के अनुपात में, तो मेन कितने हैं और वोमेन कितने हैं आप लोग कंफर्म कर सकते हो ना। देखो मेन वोमेन कितने हैं ये कंफर्म कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो मेन वोमेन जब कंफर्म कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि हम यहां पे कन्वर्ट आपस में उनको रिलेट करें। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा भाई कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेन एंड वोमेन टुगेदर, चिल्ड्रन का नंबर मेन और वोमेन का कितना परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है। तो ये तो हमें डायरेक्टली मिल गया, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। यानी चिल्ड्रन 25% है, मेन और वोमेन 75 हैं, तो 25% 75 का कितना परसेंट है? क्या कोई जरूरत है किसी डेटा की? कहोगे नहीं जरूरत है सर, और नहीं जरूरत है तो 33.33 आंसर। तो ये सब जितना गाथा लिखा कोई मतलब नहीं, कंपैरिजन वाले ये ध्यान देना होता है कि डेटा लिंक कहां से हो रहा है, मतलब कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले पढ़िए और फिर ध्यान दीजिए, जो निकालना है उस पर कंसंट्रेट करिए
क्योंकि आप लोगों को समझाना नहीं है, एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम क्रैक करने के लिए जैसे अर्जुन की आंख मछली के, मतलब अर्जुन की आंख नहीं, अर्जुन का बाण जो है मछली की आंख पे था, निशाना अर्जुन मछली की आंख पे था, वैसे आपका निशाना आंसर पे क्वेश्चन जब पढ़ो क्या निकालना उस पे होना चाहिए। उस चीज को फाइंड करने के लिए किसकी क्या जरूरत है, यानी किस डेटा की जरूरत है, उस पे ध्यान देना है, ना कि पूरे गाथा को पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आजकल जो है खासकर बैंकिंग में देखो ना, मतलब एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया। वो क्या करता है ना कि जहां आप लोग कंफ्यूज हो, कुछ लोग जिसे देखते ही पूरा डेटा सॉल्व करने लगते हैं, जैसे यूपीएससी में हुआ था। अगर पूरा डेटा आप लोग बनाने लगोगे ना, टाइम टेकन होगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसको देखोगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप लोगों को सॉल्व करा भी चुके होंगे। There are three localities P, Q, R. P, Q and R city in the ratio of population. Locality P, Q and R is 9:8:3. ये टोटल पॉपुलेशन का रेशियो दिया है, ध्यान दीजिएगा। P, Q, R में तो P 80% people are literate and Q 30% people are literate, illiterate. Literate और illiterate में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। If 90% people are literate in locality R, ध्यान दीजिएगा locality R, then find the percentage literacy in the city। मतलब भाई कह रहा परसेंटेज लिटरेसी, पहले इस पे आप लोग फोकस करो। यानी 3 टाउन है पी क्यू आर, तीनों टाउन में लिटरेसी का परसेंटेज, यानी इसका मतलब पी क्यू आर की टोटल पॉपुलेशन क्या है भाई ना, और पी क्यू आर में टोटल पॉपुलेशन क्या है, और पी क्यू आर में कितने लिटरेट हैं इंटू 100, ये तो है ना भाई। पी क्यू आर की टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसमें लिटरेट कितना है इंटू 100, लिटरेसी परसेंट आ गया, बिल्कुल आंसर। तो ये भी कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन परसेंटेज में आप लोगों को जिससे कंपैरिजन करना है और जिसको करना है वो डेटा रेशियो, परसेंटेज या वैल्यू किसी फॉर्म में मिले। ये हमने बार बार आप लोगों को बताया है, डीआई में बताया है या इसमें परसेंटेज में बताया है, वो करेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो। मतलब क्या कहने का, जैसे पी क्यू आर की टोटल पॉपुलेशन रेशियो में P की 9, Q की 8 और R की 3, 9 8 17 और 3 20, यानी 20 रेशियो टोटल पॉपुलेशन। तो रेशियो पॉपुलेशन की है, और यहां P में लिटरेट इलिटरेट, Q में लिटरेट इलिटरेट, R में लिटरेट इलिटरेट, यानी PQR में हमें सिर्फ लिटरेट निकालना है और उसका परसेंटेज दिया है, निकालो भाई, क्या दिक्कत है। ओवरऑल निकाल सकते हो ध्यान से अगर देखोगे, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। भाई कहोगे पी की पॉपुलेशन 9 लाख है, 9 लाख है, 8 लाख है, 3 लाख, किसी भी मान लो, समझो 9 लोग होने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, 9 लाख मान लो। लोकेलिटी पी का 80% पीपल लिटरेट, तो भाई 9 का अगर 80% निकालोगे तो आप लोग क्या करोगे, यानी 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो, 9 8 72 यानी 7.2। 9 में 9 का 80% मीन 7.2 लोग लिटरेट हैं, किसमें, लोकेलिटी पी में। ओके, अगर आप लोग क्यू की बात करोगे, 8 लोग टोटल क्यू में हैं, लोकेलिटी क्यू में, 30% पीपल आर इलिटरेट, मतलब जो लोकेलिटी क्यू के हैं, क्यू में 30% निरक्षर है, इलिटरेट है, तो 70% लिटरेट होंगे। तो आप लोग 8 का ध्यान दीजिएगा, 8 का अगर 70% निकाल लोगे तो लिटरेट डायरेक्टली आ गया, 8 7 56 यानी 5.6। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है भाई, हमें पता है। अच्छा आर की बात करेंगे, आर में 3 टोटल पॉपुलेशन, इसमें 90% लिटरेट है, तो 3 का 90% निकाल लो, यानी 2.7। तो टोटल आप लोग लिटरेट ऐड कर दोगे अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, लिटरेसी परसेंट आ गया। तो सॉल्व करो, क्या आएगा भाई, सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 6 2 8 और 7 15 के 5, कैरी 1 हुआ, 8 5 13 2 15, 15 5 आउट ऑफ 20 में इंटू 100। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, 20 पंचे 100, 15 पचे 75, यानी 77.5% इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? तो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। हमें पी क्यू आर का वैल्यू में पॉपुलेशन ना देके रेशियो में पॉपुलेशन दिया है, यानी लोकेलिटी पी में, क्यू में, आर में, पी क्यू आर में परसेंटेज में लिटरेट लोग दिया, साक्षर लोग दिया है, और हम निकाल लेंगे भाई पी क्यू आर में साक्षर कितने हैं, रेशियो के फॉर्म में निकाल लें। तो टोटल रेशियो के फॉर्म में साक्षर डिवाइड बाय कुल पॉपुलेशन इनटू 100। बिल्कुल, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। दिस क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बार आया क्वेश्चन ये। एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें पी क्यू आर हैं। अच्छा, वेरी गुड।
ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये एसएससी में भी आया, बैंक में आया है, और हम डेटा चेंज भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि सर जो है हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले पढ़ चुके हैं तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि अब अगर हम पहले पढ़ चुके इससे रिलेट होकर कैसे सॉल्व करें। और अभी हम एक लाने वाले हैं कि एक तरफ क्या करेंगे जो आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस वो हैं, और दूसरी तरफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आप लोग बना के और फ्रेम करके न्यू क्वेश्चन जनरेट कैसे करोगे। ठीक है, ओके। देखो, तो पहले ये तो समझना होगा, उसके पहले सारे चैप्टर्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप लोग बना सकते हो। तो कारखाने में PQR प्रकार की कुल जिनका प्रोडक्शन 35 इतना इतना है, तो PQR 2%, 4% दोषपूर्ण उत्पाद करते हैं, गैर दोष। अच्छा, PQR 3 प्रकार की मशीन है, टोटल 25, 35 और 40, 25, 35 और 40 तीनों का मिला के 100 हो गया ना। देखो तीनों का परसेंटेज 100 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या है। टोटल प्रोडक्शन देखो तीनों का ये सम मिला के, यानी ये 25% प्लस 35% प्लस 40, 35, 25, 60 और 40 100% है। तो 100% में तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम 100% को यूनिट में कन्वर्ट कर लें, आप लोगों को ज्यादा आसान लगेगा ना। कि हमने मान लिया कि भाई PQR ने कुल 100 यूनिट बनाया। क्यों मान लिया? क्योंकि उसका जो परसेंटेज निकालोगे उतना ही आएगा ना। तो P ने कितना भाई, आप लोग पता, P ने 25%, यानी 100 का 25%, 25 यूनिट। Q ने कितना भाई, आप लोग पता, Q ने कितना 35%, यानी 35 यूनिट। R ने कितना भाई, आप लोग कंफर्म है 40%, यानी 40 यूनिट। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि PQR 3 मशीनें हैं जिन्होंने, यानी P जो है 25 यूनिट बनाती है, यानी 25% बनाती है, Q जो है बनाती है 35 यूनिट, और R जो है 40 यूनिट बनाती है। कुल मिला के 100 यूनिट बनते हैं। अब जो भाई बनाती है, लेकिन जरूरी थोड़ी सब सही बनाती है। जैसे हमने कुछ बनाया, जरूरी थोड़ी कि परफेक्ट बन गया, तो कुछ न कुछ त्रुटि होगी, वही दिया गया है। भाई PQR 2%, 4% और 5% दोषपूर्ण उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर हम P की बात करेंगे 2%, तो 25 का 2% निकालो, मतलब 25 का 2% निकालोगे। कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देंगे, या ऐसे करोगे, यानी 0.5 आ जाएगा, यानी आधा दोषपूर्ण है। 25 टोटल में से, यानी इसका 2% कितना हो, 0.5 जो है क्या है, दोषपूर्ण है। अब गैर दोषपूर्ण निकालना है। चलो कोई बात नहीं, हम पहले क्या निकालें, डिफेक्टिव, दोषपूर्ण। तो भाई 25 का 2% का मतलब 0.5 डिफेक्टिव है ना, मतलब 25 का 0.5 यूनिट, यानी सिर्फ आधा डिफेक्टिव है, 24.5 सही है। अगर आप लोग Q की बात करो 4%, यानी 35 यूनिट Q प्रोड्यूस करती है, इसका 4%, तो क्या करोगे, 35 100 का 140 और डेसिमल लगा दोगे 1.4, यानी 1.4 डिफेक्टिव बनाती है Q। मतलब 35 में से अगर 1.4 घटाओगे भाई तो कितना हो जाएगा, 33.6 हो जाएगा, सही बनाती है। R जो है 5% डिफेक्टिव, R का मतलब 40 यूनिट R खुद बना रही है, इसका 5% कितना हुआ भाई, 4 पंचे 20, यानी डेसिमल लगा दोगे 2 डायरेक्टली आ गया। तो 2 डायरेक्टली यानी 2 यूनिट R बिल्कुल खराब बनाती है। हमें चाहिए क्या, हमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो 100 में कितना डिफेक्टिव है घटा दे, नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। और या हम ये भी कर सकते हैं भाई P ने कितना नॉन डिफेक्टिव, Q ने कितना और R ने कितना नॉन डिफेक्टिव, दोनों कर सकते हैं। लेकिन आसान क्या है भाई, कुल में से अगर हम, कुल का मतलब कितना, कुल में से अगर हम नॉन डिफेक्टिव घटा दें तो हमें पता भाई यहां पे 0.5, 1.42 कुल मिलाकर कितना हुआ, ध्यान दो, यानी 2.92, यानी यहां 1.92, 3.9, यानी PQR ने कुल मिलाकर, PQ और R ने कुल मिलाकर 3.9 यूनिट डिफेक्टिव बनाया है। 3.9 डिफेक्टिव बनाया। नॉन डिफेक्टिव कितना हो भाई, 100 यूनिट में से अगर हम घटा देंगे इतना, तो 90 कितना, 97.1 ना, नहीं 96.1, तो 96.1 नॉन डिफेक्टिव है। किसमें, आउट ऑफ 100 का होगा तो उतना ही परसेंट होगा। मतलब डायरेक्टली अगर आप लोग नॉन डिफेक्टिव निकालना है तो आप लोग कह सकते हो नॉन डिफेक्टिव आउट ऑफ 100 का 96.1% है। तो क्या दिक्कत है, कैसे भी करो। कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, सबका PQR का अलग अलग नॉन डिफेक्टिव निकालेंगे, तो कुल नॉन डिफेक्टिव जोड़ेंगे, डिवाइड बाय टोटल का इंटू 100। तो 100 से ही यूनिट से कंपेरिजन करना है, तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली कह सकते थे नॉन डिफेक्टिव हमारा 3.9 यूनिट है, 100 में 3.9 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव 96.1 यूनिट। करेक्ट ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो हमें समझ में आ रहा होगा, आप लोग रिलेट कर रहे हो। इसको ध्यान से पढ़िए। हम इस क्वेश्चन को बार बार किस लिए जोड़ देते हैं ना, कि देखो बैंक या और सब में आजकल क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं कि
स्मार्ट तरीके से सॉल्व करिए। मतलब स्मार्ट तरीके का मतलब है कि भाई पहले तो सारा तो पढ़ना होगा, पढ़ने का मतलब बेसिक हमें पता होना चाहिए। जब बेसिक पता होगा तो जो मॉडर्न अप्रोच का मतलब लॉजिकल ऑप्शन से या हमें कितना कैलकुलेशन करना है, क्या लिखना है, क्या जरूरी है, वो तब समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखते ही ये पढ़ा, देन फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स व्हाट परसेंटेज मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन एग्जाम। जहां से फाइंड करना, हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, हमें निकालना भाई कि द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स, यानी जो गर्ल्स हैं और फेल्ड हैं ये कह रहा है, और जो बॉयज अपीयर हैं, जो बॉयज अपीयर हैं इनसे कितने परसेंटेज मोर या लेस है। मतलब जो डेटा पढ़िए तो हमें माइंड में ये ध्यान होना चाहिए कि हमें फेल्ड गर्ल्स निकालना है और अपीयर बॉयज निकालना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। और इंक्रीज और डिक्रीज कंपैरिजन रेशियो, तीन में कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती, तीन में कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती, रेशियो में डेटा दिया है उससे भी काम चला सकते हो, आंसर वही आएगा। तो चलाइए काम। आप लोग कह रहा है एक परीक्षा में कुल 7,02,500 छात्र उपस्थित हुए, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:16, 7 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं। देखो ये दिया है, हम नहीं करें, दिया है, लड़के कम है लड़कियां ज्यादा है। द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स ना, बॉयज कम है लड़की, मतलब लड़के कम है लड़कियां ज्यादा। इफ 42.6/7% बॉयज 62.5% गर्ल्स आर पास, देन फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इज व्हाट परसेंट। अच्छा हमें क्या चाहिए, फेल्ड गर्ल्स और बॉयज अपीयर। अपीयर तो पहले क्लियर है भाई, बॉयज और गर्ल्स अपीयर कितने हैं, बॉयज 7 अपीयर हैं और गर्ल्स 16 अपीयर हैं। जितनी गर्ल्स अपीयर हैं उसमें फेल कितनी, यही बताना है भाई। अपीयर का रेशियो हमें पता है तो जरूरी थोड़ी है अपीयर का नंबर हम निकालें। जितने अपीयर हैं यानी टोटल वैल्यू दिया है सम, और अपीयर का रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें अपीयर का जब रेशियो पता है भाई तो अपीयर का रेशियो ही लिखें। बॉयज 7 अपीयर हैं, गर्ल्स 16 अपीयर हैं, तो गर्ल्स अपीयर ही नहीं निकालना, गर्ल्स में फेल कितनी है, तो 42.6/7% बॉयज, 62.5% गर्ल्स पास। आप लोग ये दिया गया गर्ल्स का 62.5% पास हैं, गर्ल्स में 62.5% पास गर्ल्स हैं, तो जितनी गर्ल्स हैं उसका 62.5% पास हैं, तो फेल कितनी है 37.5%, और 37.5% का मतलब 3/8। अगर 62.5% गर्ल्स पास है तो 37.5 फेल हैं, तो जितनी अपीयर हैं इनका 37.5% निकालोगे तो नंबर ऑफ फेल गर्ल्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो 37.5 की वैल्यू 3/8, 12.5% का 3 गुना हुआ, या कन्वर्ट करोगे तो भी 3/8 आएगा, यानी 8 दूना 16। एक चीज हमें मिल गया, क्या मिल गया भाई, जो फेल गर्ल्स हैं वो 6 अनुपात में है, मतलब अपीयर से अपीयर का हम 37.5% निकालेंगे तो आएगा 6, यानी 6 अनुपात में लड़कियां फेल हैं, और बॉयज अपीयर कितने हैं 7 अनुपात में, और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, डेटा सब फर्जी दिया था। तो बताइए 7 से 6 क्या है, यानी लेस है, कितना लेस है, ध्यान दीजिएगा कितना लेस है, 1 किससे 7 से इंटू 100। आप कहोगे सर 14.28% नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इज लेस देन नंबर ऑफ टोटल अपीयर बॉयज। वेरी गुड, आई होप 14.28% इज द लेस करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा भाई, ये सब आप लोगों को आ चुके हैं, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। एक एक चीजें जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो एक एक टर्म्स को बहुत इजी बताया था कि इनको ऐसे नहीं ऐसे करो आप लोग, तो ये रिकॉल कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा हर टाइप की। ये देखो इंक्रीज डिक्रीज था, पहले हमने कंपैरिजन वैल्यू किया, फिर कंपैरिजन किया, फिर इंक्रीज डिक्रीज किया, अब कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो, पहले कीमत 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इतना कमी हुई, तीसरे वर्ष इतना की वृद्धि हुई, फिर टाइटन का मूल्य इतना हो गया, वाई का मूल्य। देख कुछ और है नहीं, चलो अच्छा पहले इसी को बताया, टाइटन की बात करेंगे। टाइटन ये दिया, देखो स्टार्टिंग में कोई वैल्यू दिया होता उससे हम लगातार कम और ज्यादा करते, कैसे बढ़ाते घटाते हैं वो देखो। स्टार्टिंग में इन्होंने घड़ी की कीमत वाई लाख दे दिया गया, एक टाइटन घड़ी है उसकी कीमत वाई लाख। अच्छा महंगी घड़ी है भाई, टाइटन लाख वाली घड़ी है, ध्यान दीजिएगा महंगी घड़ी है। तो पहले वर्ष इसकी कीमत 10% वृद्धि हुई, अगर स्टार्टिंग में वाई है 10% बढ़ाना है तो आप लोग क्या बताए थे, 10% की वैल्यू 1/10 होती, 10 से 1 बढ़ा दो, 11/10 से गुणा कर दो तो 1 साल बाद हो जाएगी। हमने इसको बढ़ाने घटाने के 4 तरीके डिस्कस किए थे। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे 10 थी 11 हो गई, ये भी तरीका हमने बताया था, वो भी बता दे रहे हैं। 10 था 11 हो गया,
फिर उसके बाद दूसरे 12.5% की कमी हुई तो 12.5% की वैल्यू 1/8 यानी 8 थी, कितनी हो गई, एक कम हो गई, 7 हो गई। ये सब बताया था रेशियो वाले। फिर जो है पहले वही बताते हैं। तो पहले बस 10% की वृद्धि, 10 था 11 हो गया। अच्छा, दूसरे बस 12.5% की कमी, 8 था, 12.5 की वैल्यू 1/8, 8 थी तो एक कम हो गया, 7 हो गया। तीसरे पर 9.09 की वैल्यू 1/11 की कमी की वृद्धि, तो 1/11 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान दीजिएगा। 1/11 की वृद्धि का मतलब 11 था और एक बढ़ के 12 हो गया ना। तो आप लोग क्या करोगे, ये बताया था कि तीनों का ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, और जो रेशियो आएगा वो स्टार्टिंग, इनिशियल और फाइनल आएगा। तो जो रेशियो जो कट जाए कट कर दो, अदरवाइज वैसे लिख देना। जैसे 11 11 कट गया, यहां से 4 दूना 8, 4 3 12 हुआ ना। यहां से 10 दूना 20 और कितना 21, एक ये हो गया। मतलब ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में घड़ी की प्राइस ये थी और बाद में टाइटन ये हो गया। मतलब स्टार्टिंग में वाई था, 3 बार चेंज होने के बाद कितना हो गया, 3.78 लाख हो गया। तो पहले इसी से बताते हैं, फिर दूसरा तरीका बताते हैं। तो आप लोग क्या करते थे, यानी पहले 20 था, बाद में 21 हो गया, तो 21 की वैल्यू दिया है, बाद में वैल्यू दिया 3.78 लाख। स्टार्टिंग में निकालना, 20 की वैल्यू निकालना, 20 ही वाई होगा। तो 21, एक तो डेसिमल हट गया पहले बात, 21 एकम 21 ना, 21 9 7 16, 21 8 18 36 यानी 3.6 लाख। यानी वाई स्टार्टिंग में घड़ी की कॉस्ट कितना थी, 3.6 लाख थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका आप लोगों को यह बताया था कि जब भी किसी वैल्यू में 2 बार 3 बार 4 बार बढ़ाते हैं तो पहले जो वैल्यू परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। यानी 10% का मतलब 1/10, 10 था 11 हो गया, 12.5 का मतलब 1/8, 8 था एक कम हुआ 7, 9.09 वृद्धि हुई, 1/11, मतलब फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करोगे पहले वैल्यू को इससे। तो इनका रेशियो निकालोगे, इनिशियल और ये फाइनल। तो यानी पहले 20 था और एक बढ़ के 21 हो गया। तो इन तीनों में स्टार्ट, इनिशियल, फाइनल और चेंज, तीनों में कोई पूछा जाए रिलेट कर लोगे। ओके, एक तो ये था। दूसरा आप लोग बताए थे क्या भाई, दूसरा बताए थे स्टार्टिंग में वाई मान लो, पहले 10% बढ़ा दो, 10 था 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। फिर 12.5 कम कर दो, 1/8, 8 से 1 कम कर दो, 7/8 से मल्टीप्लाई। फिर जो है बढ़ा दो कितना, 9.09, 11 था 1 बढ़ा दोगे 12। और यानी y को 3 बार घटाने बढ़ाने के बाद इसका रिजल्टेंट जो प्राइस हुआ 3.78 दिया गया, इक्विवेलेंट कर दो। ये भी बताया था आप लोगों को। तो जो सही लगे उसको सॉल्व कर। देखो ये तभी इसे 4 2 8, 4 3 12, देखो 7 3 21, 21 1 कम 21, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना हुआ 18 2 36, y की वैल्यू 3.6 तब भी आ जाएगा। मतलब चाहे आप लोग ऐसे रेशियो से करो चाहे ऐसे करो, और भी बताया था बेसिक से मान के वो भी आ जाएगा। वेरी गुड, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो परसेंटेज हो या कोई टॉपिक है, जब तक आप लोग चीजों को लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और तब तक ध्यान दीजिए, तब तक जो है मतलब थोड़ा सा होगा क्या ना कि क्वेश्चन आप लोग को आते हुए भी एग्जाम में कंफ्यूजन कर दोगे, और कुछ नए क्वेश्चन जरूर बनाने की कोशिश करो। अब जो है आप लोगों को थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस प्रैक्टिस करनी है। किसी को नहीं पता था यूपी SSC में पाइप एंड सेक्शन का पाई चार्ट के फॉर्म में DI देगा, किसी को नहीं पता था लाइन ग्राफ के फॉर्म में, नहीं टेबुलेशन फॉर्म में मिक्सचर वाले जो है एलिगेशन के क्वेश्चंस को, मिक्सचर को DI के फॉर्म में देगा। तो अब जो चैप्टर है ना, चैप्टर के थीम को समझ के DI के फॉर्म में क्वेश्चंस बनने लगे हैं। ध्यान दीजिए, खासकर बैंक में तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी और एग्जाम में भी ऐसे हो सकते हैं। चलो इसको बताओ, ध्यान समझिए का पढ़िए। किशोरी ने अपनी कुल आय का 20% अपनी पत्नी को, शेष का 28 से 4/7 अपने बेटे को, शेष आय का 25% बेटे को दे दिया। शेष बचाता है, यदि वह रुपए बचाता है इतना, किशोरी की आय का 50% ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पे किसी चीज को लगातार, जैसे मान लो टीनेजर नहीं किशोरी है भैया, टीनेजर नहीं है, एक किशोरी गिव्स 20% टोटल इनकम वाइफ को दे दिया, फिर जो बचा उसका अपने डॉटर को दे दिया, फिर जो बचा उसका अपने सन को दे दिया, फिर जो बचा उसने सेव कर लिया। मतलब लगातार हम अगर एक बार रिमेनिंग का फिर कम कर रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं आता। कभी ऐसे आएगा कि 20% दे दिया, फिर रिमेनिंग का 40% दे दिया, और फिर टोटल का कुछ दे दिया। मतलब अब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है कि ये फिक्स वाला पैटर्न वाला है, लेकिन अब ऐसा कम देते हैं। पहले फिक्स पैटर्न वाला देखो, फिर जो चेंज करते हैं वो देते हैं। जैसे ये था पुराना पैटर्न, क्या है भाई, कुल आय का 20% अपनी पत्नी को, शेष अगर बोला जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हो। 20% अपनी पत्नी को, 20% की वैल्यू 1/5, 5 अपनी पत्नी, 1/5 अपनी पत्नी को दिया।
यानी 5 में से एक पत्नी को दे दिया, 4 बचा, मतलब पहले और बाद का जो रेशियो है ये 28 से 4 + 7 की वैल्यू कंफर्म है 2/7, मल्टीप्लाई करो, यानी 7 था, 2 कम कर दिया दे दिया, यानी 5 बचा, ऐसे करोगे। फिर शेष का 25% वेट रखो, 25 की वैल्यू 1/4, 4 था, 1 कम कर दिया, 3 बचा ना, लॉजिक है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में और फिर जो फाइनल, ये तीनों, ये रेशियो आ गया। लेकिन जब रिमेनिंग बोलेगा तभी अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा अभी बता रहे हैं। रेशियो निकालो, देखो कितना आसान है, 7-3, यानी किशोरी का इनकम 7 था, स्टार्टिंग में 7 थी, लास्ट में 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, 3 की वैल्यू देखो ये 216000, 7 की वैल्यू निकाल दोगे, इसकी इनकम मतलब 7 इनिशियल इनकम किशोरी की, लेकिन इनिशियल नहीं पूछा, इसका 50%, तो 50% का मतलब 1/2 निकाल लोगे, तो किशोरी की इनकम आ जाएगी ना। देखो यहां सॉल्व कर दो, तो 3 6, 36, 36 7 कितना होगा, 36 7 252 ना। बताओ कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। एक तरीका ये था, क्लियर है। मतलब जब बचेगा शेष का इतना देता, शेष को इतना देता, हर बार कम कर दो, कम करने के बाद जो रेशियो निकालते हो स्टार्टिंग और फाइनल, यानी स्टार्टिंग ये था, अब बचा फाइनल ये हो गया, बचा है, अब बचा ही तो है, यानी 2160 लास्ट में फाइनल बचा ही तो है, बचे की वैल्यू दिया है, तो अगर 7 निकालोगे इनकम, लेकिन इनकम का 50% निकाल लोगे। एक तरीका ये था। दूसरा देखो, मतलब यही नहीं, बहुत सारे तरीके इसके। दूसरा ये था कि फिलहाल अगर रिमेनिंग बोला जाता है ऐसे कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं, इसकी इनकम x रुपए मान ले या 1 रुपए मान ले, जो भी समझ में आए। अगर हम x रुपए मानते हैं तो 20% अपनी पत्नी को, यानी 5 में 4 एक पत्नी को दे देता, 4 बचता है, जो बचा है अब इसका 2/7 बेटी को, तो 2/7 बेटी को, 7 में 2 दे देता है, बेटी को देने के बाद 5 बचा है। अब इसके बाद जो ये बेटी को देने के बाद बचा, अब जो बचा उसका 25% बेटे को, तो 4 में से एक बेटे को दे दिया, अभी भी 3 बचा है, और बचत कितना है 2160, ये ना। तो ये किशोरी की इनकम तो पहले निकलेगा, यानी 1 निकलेगा इनकम कितना, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, और 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, यानी 50 इतना 50,400 किशोरी जी की इनकम आ गई। लेकिन इनकम नहीं निकालना किशोरी जी की, इनकम का 50% निकालना है, यानी इसका 1/2 करना, हाफ करना है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 4 दे, यानी 25,200 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में? एक और तरीका है, यानी अलग अलग कितना कितना किसको मिला उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मान के। करें एक और तरीका? नहीं, जैसे आप लोग कहो नहीं करते, कहोगे सर इसको आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करे। अब बताइए, असली खेला ये क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20% एंड दियर ब्रेथ इंक्रीज बाई 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया में नहीं, हम पूछ रहे हैं परिमाप में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जल्दी से बताइए भाई, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, तो परिमाप में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ध्यान दीजिएगा। आप बताओगे, कहोगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको x + y + xy का फॉर्मूला लगाएंगे और कहेंगे ऐसे कि सर 20 लंबाई बढ़ा, 10 चौड़ाई बढ़ा, प्लस 20 × 10 डिवाइड बाई 100, सर जो है ये हो गया है 20 10 30 2 32% हो गया है। 32 वैसे भी नहीं है फिलहाल, 32 तो बिल्कुल होगा ही नहीं, 32 है भी नहीं ऑप्शन में, और ऑप्शन में होता तो भी नहीं होता। 32 नहीं है, 32 की गलतफहमी छोड़ दीजिए। अब बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई बताइए क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार सीजन मेंस में आया है, मतलब पहले आया था लेकिन अब तो कॉमन हो गया, क्योंकि जब एक बार क्वेश्चन आ जाता है ना तो लोग उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए आम हो जाता है। लेकिन पहले फर्स्ट टाइम जब आया था ना, बहुत क्वेश्चन खास थे, जो बिल्कुल बेसिक पढ़े होंगे, समझदारी किए होंगे, उन्हीं को आया होगा। भाई इसका आंसर हम बता रहे हैं, कांट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन सी एंड डी। क्यों होगा ये देखो, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा जाए, कभी भी किसी में परिवर्तन, चाहे एरिया की बात करो, पेरीमीटर की बात करोगे, जब हम एरिया का रेशियो निकाल सकते होंगे, पेरीमीटर का रेशियो निकाल सकते होंगे,
तभी परसेंटेज चेंज हम किसी में कर सकते हैं। जब किन्हीं दो वैल्यू का रेशियो फॉर्म हम पता कर सकते होंगे, रेशियो फॉर्म पता करने का मतलब उसकी यूनिट सेम कर सकते होंगे, तभी हम उनमें परसेंटेज चेंज, कंपैरिजन, रेशियो तीनों निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? देखो, जैसे अगर हम आयत की लंबाई l मान लें, चौड़ाई b मान लें, पेरीमीटर सबको पता 2l + b इनिशियल पेरीमीटर होता। वेरी गुड। लंबाई 20% बढ़ा दें, l पहले था 20 बढ़ा देंगे तो 120/100 यानी 6/5 से l में गुणा कर दो तो ये न्यू लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ 10% बढ़ा दें तो पहले भाई b ब्रेथ थी, 10 बढ़ाओगे 11/10 से गुणा कर दो, न्यू ब्रेथ। तो न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ, न्यू पेरीमीटर आ गया। बस क्या इनका रेशियो आपस में निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता भाई। 5 कॉमन लोगे तब भी यहां पे क्या बचेगा, यानी 6l/b/2, 11b/2। क्या मतलब, क्या इनमें की बात कर रहे हैं? क्या P1 रेशियो P2 होगा? नो भैया, नहीं होगा। जब रेशियो नहीं निकाल सकता तो कैसे परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो? सो कांट डिटरमाइन, CND बड़े बड़े अक्षरों में। तो कभी भी आयत की लंबाई को कुछ परसेंटेज बढ़ाएं, चौड़ाई बढ़ाएं, क्यों? जब प्लस में होगा, वेरिएबल चेंज होगा, मतलब पेरीमीटर की बात करेंगे तो यहां पे प्लस में है। हाँ, एरिया होता तो सिंगल टर्म्स में होता, LB मिलता तो LB तो कुछ भी चेंज करेंगे कट जाएगा। एरिया में बता सकते थे, पेरीमीटर में नहीं बता सकते हो। तो जब भी लेंथ और ब्रेथ में अलग अलग चेंजेस होगा और अगर एरिया पूछा जाएगा तो नहीं बता सकते, ध्यान दीजिएगा। चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20% एंड ब्रेथ ऑल्सो इंक्रीज बाई 20%। अच्छा, ना 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 ना, ये हिंदी वाला, ये तो इंग्लिश वाला गलत है भाई, ये हिंदी वाला समझो आप लोग। लंबाई को 20% बढ़ा दे, चौड़ाई को 20% बढ़ा दे, तो बताइए परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन। हम 10 को 20 बना दे रहे हैं, क्यों बना दे रहे हैं भाई? क्योंकि ये तो क्वेश्चन पहले ही था ना, वो गलती से लिखा था। लंबाई को अब बताओ, पहले लंबाई 20 चौड़ाई 10 था, तो CND आंसर। जब भी यहां डिफरेंट वैल्यू होगा, चाहे बढ़ाएं चाहे घटाएं, ऑलवेज CND होगा, कि कभी रेशियो निकलेगा नहीं। लेकिन ये CND नहीं होगा भाई, ये ध्यान दीजिए, ये कान डिटरमाइन नहीं होगा। कुछ लोग जो लिख रहे हैं जब सेम वैल्यू होगा तो सेम ही आंसर आएगा, यानी 20 आएगा। क्यों? देखो, रेक्टेंगल की इनिशियल लेंथ L, इनिशियल ब्रेथ B, इनिशियल पेरीमीटर 2l + b। लेंथ को 20% बढ़ा दोगे तो 20% यानी पहले L थी 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यू लेंथ। ब्रेथ B थी 6/5 से मल्टीप्लाई करो, न्यू ब्रेथ, यानी 20% बढ़ा दो तो न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, न्यू पेरीमीटर। रेशियो जब निकालोगे, देखो ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं L + b ये था, यहां से डायरेक्टली 6/5 दोनों में कॉमन होगा, L + b। देखो L + b पूरा कैंसिल आउट होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 5 इधर 5 इधर और 6 इधर। मतलब यानी इनिशियल पेरीमीटर और फाइनल पेरीमीटर का रेशियो निकाला जा सकता है 5 और 6। पहले 5 होगा फिर 6 होगा, बढ़ा कितना? कहोगे सर 1 बढ़ा, किससे? 5 से × 100, यानी पेरीमीटर में 20% चेंज हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आयत की लंबाई चौड़ाई सेम बढ़ाया जाए या सेम घटाया जाए, सेम बढ़ाया जाए लंबाई, सेम घटाया जाए चौड़ाई, तब सेम ही पेरीमीटर में कमी होगी, या घटाएंगे तो उतना ही कमी हो, मतलब घटाएंगे उतना कमी होगी और बढ़ाएंगे तो उतना वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब ये है कि 20% लंबाई 20% चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो 20% परिमाप भी बढ़ेगा, याद कर लो। लेकिन अगर डेटा अलग अलग होगा, 20 की जगह पर 10 एक में दे दें, एक में 20 दे दें, तो CND देखते ही बता दोगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको बताइए, ये भी, यानी ये आप लोगों को हमने बताया लेट करने वाला। अब ये बताओगे आप लोग, चीनी के कीमत में इतना की वृद्धि हुई, इसकी खपत इतना कमी आई, चीनी का व्यय। याद रखिए, आप लोगों को हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे। क्या बताए थे? 2 3 4 तरीके से। तो ये बताया था कि जब भी यहां दो वैल्यू का मल्टीपल, चाहे लेंथ एरिया की बात करेंगे, L × B एरिया होता है, प्राइस × कंजम्पशन, यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, या जो है किसी का प्राइस × सेल आपका तो हो जाएगा इनकम होगा, या स्पीड × टाइम डिस्टेंस होगा। मतलब इन दोनों में अगर परिवर्तन करो, ओवरऑल में चेंजेस होगा, तो बिल्कुल आप लोग इसमें नेट चेंज लगा सकते हो। और नेट चेंज तब लगा सकते हो जब डेटा आसान दिया होगा, लेकिन यहां टफ दिया है तो क्या करोगे? तो रेशियो से, यहां से रेशियो भी रिलेट कर सकते हो। यानी चीनी की कीमत, यानी प्राइस की बात करेंगे, 14 चीनी के प्राइस की बात कर रहे हैं। देखो यहां प्राइस यानी मूल्य की बात करें, 14 से 2/7% क्या है? वृद्धि हुई है। और खपत की बात करें यानी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं भाई, कितना? 22.22% की क्या है? कमी आई है ना। तो आप लोगों को पता है किसमें एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस होगा? तो 2 तरीके, 2 3 तरीके बताए थे नेट चेंज वाले।
यानी x वाई अपन 100 लग सकता है किसमें, x वाई अपन 100 लग सकता है इसमें, जब x का मतलब प्राइस, y का मतलब कंजम्पशन, यानी x और y जिनमें दो वैल्यू को हम अलग अलग वेरिएबल में मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट में परिवर्तन हो। जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो जैसे यहां मूल्य था, मूल्य में बढ़ा, कंजम्पशन में बढ़ा, तो ये रेशियो से लगाओगे। हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर खर्च होता है, तो इन दोनों में अगर चेंजेस करोगे तो डायरेक्टली रेशियो में कैसे बढ़ाओगे और लिख के कैसे बढ़ाओगे। देखो पहले लिख के देखो, प्राइस का मतलब 14 होल 2/7 का मतलब 1/7, यानी 7 पहले प्राइस था, 1 बढ़ गया 8 हो गया, ये प्राइस हो गया। कंजम्पशन 22.2, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कहोगे सर 11.11 का डबल है, अगर ये नहीं कहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। इसकी वैल्यू 1/9 का डबल 2/9, यानी सर 22.22 की वैल्यू 2/9 होगा। तो कंजम्पशन में 2/9 की कमी करेंगे सर, तो कमी का मतलब पहले 9 कंजम्पशन होगा, 2 कमी कर देंगे, कितना, ये 7 हो गया। तो हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो प्रारंभिक मूल्य इंटू प्रारंभिक कंजम्पशन, बाद में मूल्य इंटू बाद में कंजम्पशन, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो तो रेशियो निकालोगे। लेकिन इनमें रेशियो पहले कॉमन है, हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली 9:8। तो जो 9:8 आएगा प्रारंभिक खर्च और बाद में खर्च आएगा। तो पूछा क्या करा, व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, यानी व्यय मतलब खर्च में। तो खर्च पहले 9 था, बाद में 8 हो गया, तो खर्च में क्या हुई, कमी हुई है भाई। कितनी कमी हुई है, 1, किससे, 9 से इंटू 100। तो यानी आप कहोगे सर 11.11% की कमी हुई है, कहीं है, यस। अब आगे क्या पूछा जा रहा कि न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर रुपी जितना गोज, मतलब तो न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर गोज 2800। तो पूछा क्या रहा, चीनी पर प्रारंभिक व्यय। तो भाई हमें तो परसेंटेज में निकाल लिया इतना परसेंटेज चेंज, और कह रहा चीनी का ये इसमें प्राइस में और कंजम्पशन में चेंज होने के बाद चीनी का नया खर्च दे दिया गया है 2800 रुपए। तो आप लोग पता है पहले प्राइस और कंजम्पशन में चेंज होने के बाद पहले खर्च 9 रहा होगा, बाद में 8 हो गया। तो बाद में 8 हो गया, तो 8 की वैल्यू दे रखा है 2800। चाहिए आपको 9 की वैल्यू इनिशियल प्रारंभिक खर्च, निकाल लो। 8 त्रिक 24, 4 8 पंचे 40, यहाँ 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 और 4 कितना 31, 3150, यानी यही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बताए थे, याद करिए आप लोग। तो ये तरीका बताए थे और कुछ लोगों को ये भी बताए थे, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था जब भी प्राइस और कंजम्पशन में चेंज करेंगे, ये समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा एक और तरीका बताए थे, उसको जल्दी से रिकॉल कर दे रहे। ये बताए थे, एक मान लोगे क्या एक्सपेंडिचर, प्राइस 14 होल 2/7 का मतलब 1/7 बढ़ेगा, 7 था 1 बढ़ गया 8 हो गया। और इसी में डायरेक्टली कंजम्पशन कम होगा, 22.22 का मतलब 2/9 कम होगा, 9 था 2 कम हुआ 7। इनको गुणा करोगे जो आएगा 8/9, हमेशा नीचे वाली वैल्यू इनिशियल खर्च आ जाएगा, प्रारंभिक खर्च आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर प्रारंभिक। ऊपर वाली वैल्यू फाइनल, यानी बाद में फाइनल खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो रेशियो मिल गया तो कोई इशू नहीं, वही तो पहले ही मिला था। 9 प्रारंभिक है, बाद में 8 हो गया, तो कमी हुई कितना, 1 की, किससे, 9 से। तो 1/9 की वैल्यू 11.11। फिर उसके बाद इनिशियल दिया है, यानी बाद में खर्च इतना हुआ, यानी 8 की वैल्यू 2800, तो 9 की वैल्यू निकाल लोगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ये बताया था आप लोगों को भाई। ओके, वेरी गुड। चलिए दिस आप लोगों को पहले एक डायरेक्टली डिस्कस किए, अब वैल्यू को अलग अलग एक्सपेक्ट में कैसे लेट करोगे, ये देखो। चलिए बताइए भाई क्या होगा। रमन अपनी मासिक आय का 20% मंथली इनकम का फूड पर 35%। सेम ऐसे क्वेश्चन, सेम 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 का मतलब वो सेम नहीं, सेम क्वेश्चंस किस में आया था भाई, सेम क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया था। अभी रिसेंट की बात करेंगे, सबने पढ़ा होगा। पेट में ऐसा क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा और इजी था, मतलब ऐसे क्वेश्चन था और इजी था। आप लोग आई होप बता सकते, ध्यान दीजिएगा, ओरल बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्या कहोगे आप लोग कि रमन स्पेंड 20% हिज मंथली इनकम फूड। रमन ने अपनी आय का 20% भाई भोजन पे खर्च किया, वेरी गुड। 35% उसने एजुकेशन पर 3:4 के अनुपात पे खर्च किया ना, ओके। और वो भी कह रहा है डॉटर और सन, अपने पुत्री और पुत्र पे। 28% ऑफ द टोटल इनकम ऑन स्पेंड्स ऑन शॉपिंग, कुल आय का 28% शॉपिंग पर।
द रेस्ट ही सेव्स, इफ ही सेव्स 13,600 इन द मंथ, फाइंड द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ डॉटर्स एजुकेशन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़े होंगे, हमने तो पढ़ा है इसलिए हमें वैसे ही रटा है क्वेश्चन, आप लोग पहले एक दो बार पढ़िए तो फिर मजा आएगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। हमें जो चाहिए वही निकालें। वैल्यू दिया है 13,600, मंथ में सेविंग दिया, बचत दिया है। बेटी की शिक्षा पर एनुअल एक्सपेंडिचर निकालना है, और चीजें जो खर्च दी है मंथली के अकॉर्डिंग दी, मतलब, और यहां पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया, मतलब ऐसा नहीं कि 28 होल 4/7, यानी कोई मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया है, या डेसिमल्स में परसेंटेज नहीं दिया है। जब मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल्स में फ्रैक्शन होता है उसको लेट करने का तरीका अलग होता है, इसका लेट करने का तरीका अलग है। आप कहोगे सर रमन जी की मासिक आय, महीने का इनकम 100 रुपए है, हम भी कहेंगे यस। 20% भोजन पर, जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल। 35% एजुकेशन पर, बिल्कुल, फूड एजुकेशन, और एजुकेशन में बोला है 3 और 4 में डॉटर और सन पर, हम भी बोल देंगे। और कह रहा 28% ट्रेवल पर, शेष बचा लिया। आप कहोगे सर जनरल तरीके तो है, 100 में 20 रुपए, 20%, 100 का 20%, 20 रुपए तो हुआ, 20 जो है फूड पर, 35 एजुकेशन पर, 28 उस पर। हाँ, एजुकेशन पर जो खर्च किया उनमें भी बांटा गया है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल यही खर्च किया 35 रुपए ना। तो 20 और 35 कितना हुआ सर? 55 हुआ। 28 कितना हुआ? 55 और 28 कितना? 83 हुआ। तो सर 83 कुल मिलाकर खर्च कर दिया, यानी 17 बचा लेगा। यानी महीने में 17 रुपए बचाता है, 20 भोजन पे खर्च करता है, 35 एजुकेशन पर। अब 35 एजुकेशन पर खर्च करता है, वो भी 3-4 के अनुपात में, तो 4-3 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 5, तो 3-5 15 और 3-4 12, 3-5 15 और 5-4 20। यानी अगर आप लोग 35 रुपए को 3 और 4 के अनुपात में बांटो, 15 और 20 रुपए आएगा। तो 15 और 20 का सम 35 होगा ना, तो हम ये भी काट जाए, समझ जाएंगे कि 20, 15, 20, 28 करेंगे तो भी आएगा 83। ओके, दिया क्या भाई? सेविंग दिया 17 की वैल्यू 13600, तो 1 की वैल्यू 17, 136, 800। भाई हम क्यों फूड पर निकाले, क्यों पूरा एजुकेशन पर निकाले, फिर डॉटर के एजुकेशन निकाले? हमने 35 रुपए को भी 3 और 4 में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 3-4 के रेशियो में 15 डॉटर पर, तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 800, 15 8 120, यानी 12,000 एक महीने में डॉटर पर खर्च कर रहा हो। तो ये मंथली डॉटर पर आ गया। हम अगर टोटल एजुकेशन पर निकालना होता तो 35 पार्ट की वैल्यू निकालते, लेकिन टोटल निकालना नहीं, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। अगर डॉटर पर निकालना है तो 15 निकालेंगे ना, क्यों हम पूरा एजुकेशन निकाले फिर डॉटर निकाले? तो एजुकेशन को ही तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। भाई एक महीने में 12,000 डॉटर पर खर्च कर रहा है, तो एक साल में कितना? एक महीने में 12,000 रुपए, तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर दो। कहोगे सर 12 बरी 144, यानी 1,44,000 रुपए वो साल में अपने डॉटर पर खर्च कर दिया है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो समझ में आ गया, इसी पर एक बार जो है बोलिए जय। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से, जल्दी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार आया हुआ है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दबाव दी गई परिस्थिति में तापमान के सीधे अनुपातिक और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक फॉर्मूला जनरेट करना है आप लोगों को। यदि तापमान में 40% की वृद्धि होती है, आयतन में 20% कमी होती, तो नया दबाव होगा। वाह, बहुत सही। दबाव बताना है, क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ द गैस अंडर गिवन कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। तो प्रेशर को P, टेम्परेचर को 2, T नहीं T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, वेरी गुड। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, यस। तो कह रहा है, और अब कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम 40% बढ़ा दें और वॉल्यूम डिक्रीज बाय 20%, देन द न्यू प्रेशर विल बी। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए, अगर हम प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट लगाते हैं ना, क्या जरूरी है? हम कह देंगे भाई प्रेशर जो अगर कांस्टेंट की बात करें, रेशियो जरूरत है नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे, T/V होता है। ये क्वेश्चन हुआ। पहले T टेम्परेचर, V प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग बेसिक से करते तब करोगे, अदरवाइज डायरेक्टली कर लेते आप लोग। बेसिक ये हुआ। कहोगे भाई कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें 40%, तो इसमें ध्यान दो, ये तो पहले था टेम्परेचर को 40%, यानी 2/5T, यानी T था, 40% बढ़ाओगे 140/100, यानी 2/5T बढ़ाओगे, 2/5 बढ़ाओगे तो न्यू टेम्परेचर कितना? 7/5T। पहले कितना था? पहले T था, 2/5 बढ़ाओ, यानी 40% बढ़ाओ, तो 5 से 2 बढ़ा दो, 7/5 से गुणा करोगे, नया टेम्परेचर हो गया। तो नया वॉल्यूम डिक्रीज बाय 20%। वॉल्यूम V था, 20% कम करने का मतलब
1/5 कम करोगे, 5 था 1 कम कर दो 4 हो गया। देखो ये तो वैसे कट गया। यानी हम ये बोल सकते हैं जो ये स्टार्टिंग प्रेशर था तो सेकंड प्रेशर कितना है 7/4 T/V। दोनों का रेशियो ही तो चाहिए, ये तो वैसे ही कट जाएगा। देखो ये देखो ये KTV, ये तो के यहां होगा KTV, यहां 7 और 5 था ना, समझ में आ रहा है, यहां 1 और यहां 7 और 4 था, 4 इधर चला जाएगा। 4:7 P1 प्रेशर और P2 प्रेशर का रेशियो हो गया, समझ में आया। अब जो है 4 से 7 बढ़ गया है तो 3 बढ़ गया, किससे 4 से इंटू 100, तो कह सकते हो ओरली 75% आपका प्रेशर बढ़ गया है। आपका नहीं, क्वेश्चन में जो दिया है उसका बढ़ गया है, 75% प्रेशर बढ़ गया। बताओ क्लियर है? आई होप इसमें डाउट नहीं होगा। तो पहले बेसिक हम करें, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। तो पहले इनिशियल ये था फॉर्मूला, तो टी को बढ़ाएंगे, वी को बढ़ाएंगे, फिर पहले प्रेशर और बाद में प्रेशर का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल लेंगे 4 7 कितना 4 7, पहले 4 होगा फिर बाद में 7 होगा, बढ़े कितना, यानी बढ़ेगा भैया 3 किससे 4 से इंटू 100। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, हमें पता है। चलो बताओ इसको। ये बताओ, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ऐसा कुछ आया था यूपीटी प्लस में, सेम रिमेनिंग वाला, लेकिन अभी जो बताया था ना उसमें कुछ कमी थी, मतलब वो डायरेक्ट था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ही सेव्स इतना, देन फाइंड द टोटल इनकम। एक चीज बहुत सही है, सब कुछ खर्च करने के बाद अगर सेविंग दिया होता ना और फिर इनकम निकालना होता तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। हाँ, इनकम ना निकाल के कुछ और निकालना होता तो समझना होता है कि जैसे मान लो बोल रहा है ना, एक आदमी ने कुल आय का 20% अपनी पत्नी को, शेष का 37.5% बेटे को, शेष का 40% अपनी बेटी को, 25% अपनी बहन को, शेष बचाता है। मतलब बचाता है कितना वैल्यू में, और फिर उसके बाद बोला गया इनकम। बहुत आसान है, लेकिन बोलता कितना बहन को देगा तो कंफ्यूजन, कितना जो है अपने सन को देगा तो कंफ्यूजन। तो सबसे ध्यान दीजिएगा, अगर सेविंग स्टार्टिंग में दिया और अगर इनकम पूछा जा रहा तो उसका एक और डायरेक्ट तरीका रेशियो से, लेकिन सबका नहीं, उसी का। कैसे भाई, इनकम का हम इनकम जो मानेंगे उसी का पार्ट में खर्च करने के बाद बचाएगा, तो हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। हम बोल ले भाई हम दूसरा तरीका रेशियो से कर रहे हैं, बाकी फिर बेसिक से भी कर देंगे, आप लोग बताइएगा। रेशियो क्या है? हमारे दिमाग की उपज है। एक आदमी ने कुल आय का 20%, आदमी की कुल आय 100 रुपए थी, उसका 20% अपने वाइफ को दे दिया। 20% का मतलब 20/2200, 1/5 वाइफ को दे दिया, 5 में से 1 वाइफ को दे दिया, 4 बचाया। भाई जिसको दे रहा उसको हटा दो, बाकी जो बचेगा वही वैल्यू रिलेट कर लो। तो 20% दे दिया यानी 1/5 दे दिया, 5 में से 1 दे दिया, 4 बच रहा, वेरी गुड। शेष का 37.5% यानी 4/5 बचा, इसका 37.5% का मतलब 3/8, इसका 3/8 अपने बेटे को, यानी 8 में से 3 बेटे को, 5 बचा, मतलब बेटे को देने के बाद क्या बचा ये कर दो, वेरी गुड। शेष आय का 40% बेटी को, 25% बहन को, वाह वाह, शेष का 40% अपनी बेटी, 25 बहन, यानी शेष में से 40 और 25 दोनों को दी, मतलब दोनों को मिला के दिया। किसको? बेटी को और बहन को मिला के। मतलब ये नहीं कहा 40 शेष का 40 दिया और फिर शेष का 25, नहीं। अब इसके यानी जो बचा है ये 37.5 देने के बाद अब जो शेष बचा है इनमें से 40 अपनी बेटी को और 25% अपनी बहन को दिया, यानी 40 और 25 अब बचे हुए दे दिया। 40 और 25 यानी कितना हुए? 40 और 25 का मतलब 4 2 6 65% इन दोनों को मिला के दे दिया, यानी अब 35% बचा हुआ है। 35% का बचा हुआ होने का मतलब 100 था, 35 निकाल लो, 35 बचा था, जो बचा था उसका 65 दे दिया इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को हटा दो, अब 35 बचा, बचा कितना? 14,000, और वही डायरेक्टली एक साथ जाएगा। बाकी अलग अलग हम बता रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। देखो 5 कैंसिल हुआ, 4 दूना 8 कैंसिल हुआ, देखो 35 चौका और 4 दूना 8, x बराबर कितना? 80,000। यस, ऑप्शन सही है। मतलब सबसे आसान होता जब बचत होता, इनकम दिया होता तब इजी होता, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो जब हर बार ऐसा नहीं होगा तो हम मानते हैं, मानते क्या है हम बता रहे हैं, आप लोग बताओ। देखो बोलो कोई कंफ्यूजन है? नो 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 कंफ्यूजन। चलिए अगला बेसिक से बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर है तो सही लेकिन कुछ कम समझ में आया, तो चलो देखो और समझ लो। कहोगे भैया जो आदमी है उसकी इनकम 100 रुपए है, 100 मानते हुए रेशियो मानते हो। हमने कहा था जब डेसिमल्स दिया होगा, मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, टफ वैल्यू, तब फ्रैक्शन को रिलेट करके मानोगे, लेकिन जब सिंपल दिया होगा 100 मान लो। हमने 100 मान लिया भाई, क्या उसकी आय इनकम, एक्स ना मान के तब 100 मानो। 20% पत्नी को, 100 में 20 रुपए अपने वाइफ को दे दिया,
37.5%, शेष का 37.5% अपने कुल आय का 20 पत्नी को, शेष आय का 37.5 बेटे को। बचा कितना भाई 80। 80 का 37.5 यानी 3/8, 8 तिहाई यानी 30 रुपए। 30 रुपए अपने किसको दे दिया, बेटे को। देखो शेष का 37.5, 20 दे दिया तो बचा कितना 80। 80 का 37.5 30 रुपए, यानी एक्चुअली में 20 अपने वाइफ को और 30 रुपए देता है। 80 का 37.5 देता है, लेकिन एक्चुअली में 100 से रेट करोगे तो 30 रुपए आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बचा कितना 50 रुपए। जो 50 रुपए अब से रिमेनिंग बचा है, उनमें से 40 अपनी बेटी को और 25 अपने बहन को दे दिया, और वह 14,000 बचाता है। तो हम कहेंगे 50 में से देखो 40 अगर अपनी बेटी को दे दिया, 25 अपनी बहन को दे दिया, तो बेटी और बहन को कितना दिया क्या बताना जरूरी है? नहीं, कि पूछा नहीं जा रहा। तो बेटी और बहन को देने के बाद बचाता है 40 और 25 दे दिया तो 65 दे दिया, 35 बचाता है। यानी हम कहेंगे 50 रुपए का 35% निकालेंगे। आप कहोगे सर 50 रुपए का 35% बिल्कुल आसान है, 17.5 रुपए हुआ। मतलब 100 रुपए में 50 रुपए का 35% बचाता है, यानी 17.5 रुपए बचाता है। तो 17.5 की वैल्यू 14,000 दिया है, 100 की वैल्यू निकालना, बाकी सब गायब कर दो, कोई मतलब नहीं था। तो एक की वैल्यू 14,000 डिवाइड बाई 17.5, देखो जुड़ो, 25 7 जा 25, 25 पंचे 125, 25 छक्का 7 8 56। देखो एक की वैल्यू 800, 100 की वैल्यू कितना हुआ 80,000। वेरी गुड। तब भी आगे अलग अलग भी मान सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो ना, पहले हमें क्या करना, सारे टॉपिक्स एक बार बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ने के बाद उसे रिकॉल करो, फिर टफ पर जाओ। अभी हम जितने भी डिस्कस किए ना, मैक्सिमम जो है एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होती है बेसिक चीजों में, वो हम पहले आप लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद टफ तो है आप लोगों के साथ, यानी एग्जाम ओरिएंटेड हम अभी डिस्कस करने वाले, ध्यान दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है भाई? होमवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है IBPS PO में क्वेश्चन आ चुका है, और जो लोग कैट का पेपर दिए होंगे, कैट में भी आया था, बहुत पहले आया था, 2019 के आसपास आया था, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी ध्यान दीजिएगा कि लेट करने के तरीके को ये डिनोट करेगा। एवरीडे वेंडर सेल्स हाफ ऑफ इतना, तो इसको ध्यान से, जो लोग कैट की बुक लगा चुके होंगे, बैंक की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनको बिल्कुल आसान उनके लिए होगा। और ये SSC में भी एक बार दे दिया गया था, देखिएगा उसमें आप कोई भी प्रीवियस सेट लगा रहे होंगे, उसमें देखेंगे ये सब क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ओके, इसको सॉल्व कराएं, आप लोग क्यों नहीं सॉल्व कराएं? है तो बहुत क्वेश्चन लाए थे भाई, लेकिन जो है चुनाव में, परीक्षा में, लेकिन ये आप लोगों को नेक्स्ट सम में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सम में डिस्कस करने का मतलब ये हुआ, क्योंकि आज जो है टाइम थोड़ा कम हुए, आप लोग सोचोगे कि सर टाइम हो रहा है, इसलिए जो है 1 घंटे से ज़्यादा अभी पढ़ने की थोड़ा सा कम बचा, क्योंकि UPSC पेपर देने के बाद सबका थोड़ा मोरल डाउन हुआ है। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग, अभी वैकेंसी आने वाली, UPSI का नोटिफिकेशन आने वाला है, और CGL का तो पता ही आ ही गया है। तो है, ऐसा नहीं है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। हाँ, ये है कि अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है घर से बुला के जॉब देगी। गवर्नमेंट तो गलत कर रही है कि हर साल जॉब आ नहीं रही है, थोड़ा दिक्कत कर रही है, मतलब शेड्यूलिंग नहीं है। हर चीज़ के लिए शेड्यूल है, मतलब इलेक्शन के लिए शेड्यूल है ना, सबसे बढ़िया चीज़ है, इलेक्शन के लिए शेड्यूल है। और ऐसे ऐसे लोग जो है इलेक्शन में, कुछ लोग देखें, सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और आपको पता होगा, आपके क्षेत्र में, आपके देश में, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे लोग जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो भी वहां पहुंच गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, मतलब आपकी विल पावर आपके हाथ में है, और सिर्फ आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आपका विल पावर है। तो अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेने के लिए ना बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो उससे सही है कि खुद को स्ट्रांग बना लो, कहीं ना कहीं जिस लायक हो उस लायक में चले जाओ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर टॉप पे आओ, ये नहीं कि जो है मॉडरेट लेवल पे बने रहो। अगर मॉडरेट है यानी एवरेज स्टूडेंट है तो नहीं होगा। अब एवरेज स्टूडेंट बिलो का तो होगा ही नहीं, एवरेज का भी नहीं होगा। अब जो टॉप वाले हैं उन्हीं का हो रहा है, उनका होगा, हमेशा होगा, जाहिर सी बात है।
तो एवरेज वाले कोशिश करें कि टॉप पे आए, नहीं तो कोई विकल्प तलाशें, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जो है जिंदगी नहीं है, और भी बहुत सारी जिंदगी है, बहुत सारे तरीके से खुशी रहा जा सकता है। तो कोशिश करिए, जो भी आपका डेस्टिनी हो उसको पहचानिए और उसकी तरफ अपने आप को ले चलिए। तो फिर न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में अगेन मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।